इंडिया को इजराइल से ये बात सीखनी चाहिए। यूएस जो पूरी दुनिया को अपने काबू में रखता है, उसे 100 गुना ज्यादा छोटा देश इजराइल एक कठपुतली बना के अपने काबू में रखता है। अब आई नो ये सुनने में काफी अनबिलीवेबल लगेगा, लेकिन बस मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी आपको प्रूफ करके बताता हूं। यूएस मजबूर है इजराइल की हर एक बात मानने के लिए। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जिन चीजों के लिए अमेरिका दूसरे देशों को क्रिटिसाइज करता है, उन्हीं चीजों के लिए वो इजराइल को खुलेआम एप्रिशिएट करता है। एग्जाम्पल के लिए यूएस ने रशिया को क्रीमिया और डॉनबास इन्वेजन के लिए भर भर के क्रिटिसाइज किया था, लेकिन वहीं पर उसने इजराइल के गाजा इन्वेजन को सेल्फ डिफेंस बताकर उसे सपोर्ट किया। So I just had a frank and constructive meeting with Prime Minister Netanyahu. I told him that I will always ensure that Israel is able to defend itself, including from Iran and Iran-backed militias such as Hamas and Hezbollah. यूएस ने सऊदी से यमन वॉर के लिए सपोर्ट खींच लिया, ये बोल के कि उस वॉर में लाखों लोग मारे जा रहे हैं। We are ending all American support for offensive operations in the war in Yemen. लेकिन वहीं पर पूरी दुनिया के प्रेशराइज करने के बावजूद यूएस ने गाजा में मरे हुए पैलेस्टीनियंस को एक जेनोसाइड बोलने से मना कर दिया। What's happening is not genocide. We reject that. चाइना को तो यूएस सीधे सीधे धमकी दे देता है कि अगर चाइना ने ताइवान को छूने की भी कोशिश की तो हम उस पर हमला कर देंगे। You willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. U.S. forces, U.S. men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. पर वहीं पर वेस्ट बैंक में जो एरियाज इजराइल ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, उस पर यूएस की बोलती बंद हो जाती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, एक इजरायली एनजीओ के चीफ स्टीव रोजन ने एक बात ओपनली कह दी थी कि मैं अगर खाली रुमाल भी दे दूं ना, तो 24 घंटों में 70 सेनेटर्स यानी कि अमेरिकन एमपीज उस रुमाल पर अपनी साइन करके मुझे वापस दे देंगे। और यह बात बोल रहा है एक इजरायली एनजीओ का चीफ। आज यूएस में इजराइल की ये पोजीशनिंग है। इजरायली एनजीओस का तक अमेरिका में इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि वो तो सीधे सीधे एंटी इजराइल कैंडिडेट को इलेक्शंस में ही हरवा देते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चीज को वो ओपनली ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स में छाती ठोकते हुए एक्सेप्ट भी करते हैं, और फिर भी यूएस उनका बाल भी बाका नहीं कर पाता। लेकिन आखिर क्यों यूएस इजराइल के लिए इतना पार्शियल क्यों है? वो यूएस जो पूरी दुनिया के सामने पीस और ह्यूमन राइट्स का एक मसीहा बनता है, उसकी बोलती इजराइल के सामने एकदम से बंद की हो जाती है। वेल, द रीजन इज बिकॉज इजराइल ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली अमेरिका में अपनी लॉबी डिप्लोमेसी बिठा के रखी हुई है। मतलब इजराइल यूएस के यूनिवर्सिटी से लेकर यूएस के मीडिया तक, उनके कार्टून से लेकर वहां की गवर्नमेंट तक, बेसिकली हर एक अमेरिकन में इजराइल ने अपना ऐसा इन्फ्लुएंस, अपना प्रोपोगेंडा बिठा के रखा हुआ है, जिससे इजराइल जो चाहे वो यूएस से आसानी से करवा लेता है। और ये इतने इफेक्टिवली, इतने स्ट्रेटेजिकली कैसे किया जाता है, ये चीज इंडिया को इजराइल से सीखनी चाहिए। अब चलो, लॉबी डिप्लोमेसी के बारे में तो हमने थोड़ा बात कर लिया, लेकिन एक और एक तरीका है जिससे इजराइल यूएस को कंट्रोल करता है, और वो है डायरेक्टली यूएस के ही प्रेसिडेंट्स को ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाना। यस, और इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। इनफैक्ट ये बात तो खुद यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने एक ओपन लेटर लिखकर दुनिया को बताई थी। अब इजराइल एग्जैक्टली किस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को ब्लैकमेल करता है, इसके बारे में हम कुछ ही मिनटों बाद बात करेंगे। बट सबसे पहले शुरुआत करते एकदम बेस से, जो है लॉबी डिप्लोमेसी, जिसकी शुरुआत इजराइल ने की अमेरिकन सिटीजन्स, उनके बच्चों में अपने प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करवा के। इनफैक्ट ये वहां पर इस हद तक होता है कि आज यूएस के बच्चे बच्चे तक कार्टून्स में इजराइल की हिस्ट्री पढ़ते हैं। वहां की फेमस कार्टून सीरीज सुपर बुक ही देख लो। इस पूरे सीरीज में यही बताया गया है कि इजराइल और ज्यूइश हिस्ट्री कितनी महान है। स्पेसिफिकली अगर देखें तो इस सीरीज का एपिसोड नंबर 24 सीधे सीधे ये बताता है कि जेरूसलम में शुरू से ही ज्यूज रहा करते थे, जिन्हें काफी ज्यादा पर्सिक्यूट किया गया था। और इसीलिए जो सीरीज का मेन कैरेक्टर है, वो जेरूसलम को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी एक वॉल बनाने की प्लानिंग करता है। The work was hard and sweet, for it was to protect their own city, their houses, and the great and holy Jewish temple. ये बेसिकली सभी अमेरिकन्स के लिए एक साइलेंट मैसेज है कि इजराइल को उसके नेबर्स से प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही एक और एक सीरीज है प्रिंस ऑफ इजिप्ट करके। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम स्टोरी बताई गई है। इजिप्ट का फैरो यानी कि राजा ज्यूस को पर्सिक्यूट करता है, और फिर मोसेस जो इस सीरीज के मेन कैरेक्टर है, वो आके इजिप्ट में ज्यूस को वापस से रीसेटल करवाते हैं। सो बेसिकली कार्टून्स को निशाना बना के अमेरिकन्स के दिमाग में बचपन से ही
इजराइल के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करवाया गया है ताकि कल को ज्यूज के खिलाफ कुछ भी हो, अमेरिका और वहां की जनता की सिंपैथी हमेशा इजराइल के साथ ही हो। अब नेक्स्ट, किसी भी देश की आइडियोलॉजीज का गढ़ होती है वहां की यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी लेवल पर ही पहुंचकर बच्चा पॉलिटिकली ज्यादा अवेयर भी होता है, देश और विदेश के डायनामिक्स समझने लगता है और बेसिकली उनका आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन यूनिवर्सिटीज ही शेप करती है। और साथ ही में यूनिवर्सिटी लेवल में ही बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप्स और एसोसिएशंस बनना शुरू हो जाते हैं जो बच्चों को लाइक माइंडेड आइडियोलॉजी वाले लोगों से मिलवाते हैं और उनकी सोच को, उनकी आवाज को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और इसीलिए इजराइल ने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भी बहुत ही ज्यादा फोकस किया है। ये लिस्ट देखना जरा, इसमें कम से कम 10 से 15 पूरे दुनिया के टॉप पब्लिकेशन हाउसेस का नाम है, इंक्लूडिंग मार्केट लीडर्स इन एजुकेशन लाइक नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी एजुकेशन, मैकग्रॉ हिल और पियर्सन। एक रिपोर्ट के हिसाब से ये सारे कंपनीज एक इजरायली ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर अपने पब्लिकेशंस में एक सॉफ्ट प्रो ज्यूइश प्रोपेगेंडा पब्लिश करते हैं। मतलब बेसिकली वो